हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में मैं क्लास 12 आईटी के टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहां से मैं आज इस वीडियो क्लास से ये दावा कर रहा हूं कि आपके इस वीडियो क्लास से केवल और केवल इस वीडियो क्लास से और इस 40 टॉप 40 क्वेश्चन से 90% क्वेश्चन छपने वाले हैं। 90%। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं कि 100% क्वेश्चन छप जाएंगे, नहीं। कुछ क्वेश्चन जो है वो नए क्वेश्चन भी छपते हैं, इसीलिए 100 नहीं 90% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये मैं किस आधार पर बोल रहा हूं, तो मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है और आईटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने जो अध्ययन किया है उसके आधार पर ये बोल रहा हूं कि 90% क्वेश्चन छपेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन टॉप 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज आप इस वीडियो क्लास को ध्यान से देखना और जैसे ये टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे उसके बाद मैं इसी वीडियो क्लास में टॉप 40 फुल फॉर्म्स कराने वाला हूं और वहां से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, इसकी भी गारंटी मैं लेता हूं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड इन HTML। क्वेश्चन का क्या कहना है कि HTML में टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिम्मेदार है। टेक्स्ट को बोल्ड करना है, आप इसका ऑप्शन देखेंगे ना तो आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आप ऑप्शन को समझिए। ऑप्शन ए में क्या लिखा है, ऑप्शन ए में है पी टैग, ऑप्शन बी में है ए टैग, ऑप्शन सी बी टैग और ऑप्शन डी बी आर टैग। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, पी टैग, ए टैग, बी टैग और बी आर टैग। यहां से आपको यह सिलेक्ट करना है कि टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सा टैग यूज होता है HTML में। तो आप ऑप्शन अगर देखेंगे तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है बी टैग का यूज जो है टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए किया जाता है। याद करना आसान है, क्यों? क्योंकि बी फॉर बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, बी फॉर बोल्ड हो जाएगा तो टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए बी टैग का प्रयोग होता है। यही हम लोग इस क्वेश्चन में यहीं तक नहीं रुकेंगे, हो सकता है कि बी टैग का ना पूछ के कोई दूसरा टैग पूछ दे, बोल्ड का ना पूछ के कोई दूसरा पूछे। तो यहां पर जो तीन ऑप्शन और बचते हैं इसको भी आप देखिए। पहला है पी टैग। पी टैग का यूज जो है, इस पी टैग का यूज पैराग्राफ के लिए किया जाता है। HTML में पैराग्राफ के लिए पी टैग का प्रयोग किया जाता है और ये ए टैग जो है इसका उपयोग जो है हाइपरलिंक के लिए किया जाता है और बी आर टैग का जो उपयोग है वो लाइन ब्रेक के लिए किया जाता है। तो यहां पर इन चारों टैग का आंसर हो गया पी टैग से पैराग्राफ, ए टैग से हाइपरलिंक, बी टैग से बोल्ड और बी आर टैग से लाइन ब्रेक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट ए वेबसाइट इज इट्स। पहला पेज जिसे आप आमतौर पर किसी वेबसाइट पर देखते हैं। आप जब कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं और जब आपको पहला पेज खुलता है, आपका जो पहला पेज खुलता है उस पहला पेज को क्या कहा जाता है, फर्स्ट पेज को क्या कहा जाता है? तो उस फर्स्ट पेज को होम पेज कहा जाता है। आप जब वेबसाइट को खोलते हैं और सबसे पहले जो पेज दिखता है वो आपका होम पेज कहलाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिए, यहां पर चार पाइथन कीवर्ड दिया गया है। देखिए, एक है फॉल्स, फ्रॉम, एंड और मल्टीप्लाई। यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पाइथन कीवर्ड नहीं है, विच वन इज नॉट ए पाइथन कीवर्ड। तो यहां पर आपको यह सिलेक्ट करना है कि कौन सा पाइथन कीवर्ड नहीं है। तो फॉल्स भी पाइथन कीवर्ड है, फ्रॉम भी पाइथन कीवर्ड है, एंड भी पाइथन कीवर्ड है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई पाइथन कीवर्ड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर आंसर होगा। आप याद रखेंगे, फ्रॉम, फॉल्स और एंड ये तीनों जो है पाइथन कीवर्ड है, मल्टीप्लाई यहां पर पाइथन कीवर्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड। वेब पेज का एक संग्रह क्या कहलाता है? तो वेब पेज का जो कलेक्शन होता है उसको वेबसाइट कहा जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। वेब पेज के कलेक्शन को वेबसाइट कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि यहां पर एक पाइथन एक्सप्रेशन दिया गया है। देखिए, पाइथन एक्सप्रेशन दिया गया है 4+3 मॉडुलस 5। तो यहां पर प्लस और मॉडुलस है, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस में यहां पर प्लस का बाद में प्रयोग होगा और मॉडुलस का पहले प्रयोग होगा।
मॉडुलस का प्रयोग क्या है, देखिए यहां पर मॉडुलस में क्या होता है, रिमाइंडर आंसर होता है। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूं कि 5 5 मॉडुलस अगर 2 है, ठीक है, यहां पर आप क्या करेंगे, 2 को 5 से 5 का जो डिवीजन है वो 2 से करेंगे। तो 2 से जब आप कीजिएगा 2 से 2 में, तो यहां पर 4 आएगा, तो यहां पर रिमाइंडर जो है वो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो इस यहां पर 5 मॉडुलस 2 का आंसर हो जाएगा 1। फिर एक आप एग्जांपल देखिए, आप एक एग्जांपल और देखिए, यहां पर 4 मॉडुलस 2, ठीक है, 4 मॉडुलस 2, तो यहां पर आपको 2 से कितना को डिवाइड करना है, 4 को। तो यहां पर 2 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी, 2 को 2 से करेंगे तो यहां आपका आ जाएगा 4। तो यहां पर रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, कितना बच रहा है, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो मॉडुलस ऑपरेटर में जो रिमाइंडर होता है वो उसका आंसर होता है। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर स्थिति क्या बनता है, यहां पर 3 मॉडुलस 5 है, 3 मॉडुलस 5 है। अब यहां पर 3 मॉडुलस 5 में आपका 3 बट्टे 3/5 है। यहां पर आप 5 से 3 को डिवाइड कैसे कर सकते हैं, 5 से 3 डिवाइड होगा ही नहीं। तो यहां पर इसको आप 0 लगाएंगे, और यहां पर आप इसको 0 लगाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3। मतलब कि 5 से 3 जो है वो डिवाइड होगा ही नहीं। तो वैसे स्थिति में आप एक ट्रिक याद रखेंगे, अगर इस तरह का कंडीशन अगर आता है, तो यहां पर 3 मॉडुलस जब 5 है ना, तो यहां पर मॉडुलस का आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है, लेफ्ट साइड में जो है वही इसका आंसर होगा। यानी कि 3 मॉडुलस 5 का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 है, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर 7 होगा। आप यहाँ इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में देखिए पाइथन एक्सप्रेशन में 7, 2, 4 और 1 है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो 7 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। मॉडुलस अगर इस तरह से रहता है तो आपको इसमें कैलकुलेशन ही नहीं करना है, जहां डिवाइड होगा उसका रिमाइंडर आंसर होगा, जहां डिवाइड नहीं होगा उसका लेफ्ट साइड वाला उसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइट्स ऑफ हेडर्स आर अवेलेबल इन HTML बाय डिफॉल्ट। HTML में डिफॉल्ट रूप से हेडर के कितने आकार उपलब्ध हैं। तो HTML में डिफॉल्ट रूप से हेडर के कितने आकार उपलब्ध होते हैं, तो HTML में जो हेडर है वो 6 होते हैं। हेडर जो है, हेडर का जो संख्या है वो 6 होता है। आप यहां पर और एक चीज देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेडिंग जो है वो 1 से लेकर 6 तक होता है। तो यहां पर पूछा जाता है कि H1 और H6 तक होता है। तो यहां पर H1 बड़ा कि H6 बड़ा, तो यहां पर H1 जो है, H1 बड़ा होता है। सबसे बड़ा हेडर HTML में सबसे बड़ा हेडर H1 होगा, ना कि H6। और सबसे छोटा हेडर, स्मॉलेस्ट हेडर हो जाएगा H7। आप फिर से एक बार समझिए, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि HTML में हेडर के कितने टाइप होते हैं, तो हेडर के 6 टाइप होते हैं। H1 से लेकर H6 तक होता है, H6 तक। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हेडर सबसे बड़ा, H1 की H6। तो H1 जो है वो सबसे बड़ा हेडर होगा। H6 देख के आपको H6 बड़ा हेडर नहीं करना है, H6 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट हेडर होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है देखिए, हेडर 6, बिगेस्ट H1 और स्मॉलेस्ट H6। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इज रिफर्ड टू एज। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिद्धांतों और विधियों का उपयोग करके एक सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हैं, किस माध्यम से, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं और जो मेथड है उसका प्रयोग करते हुए। तो जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिद्धांतों और विधियों का उपयोग करके एक सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित करते हैं तो उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिए,
यू कैन गो टू डिफरेंट पेजेज ऑफ वेबसाइट्स यूजिंग। वेबसाइट्स के विभिन्न पेजों पर आप किसका प्रयोग करके जा सकते हैं। वेबसाइट्स के विभिन्न पेजों पर आप किसका प्रयोग करके जा सकते हैं। यहां पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है बार, ऑप्शन बी में है थ्रेड्स, ऑप्शन सी हाइपरलिंक और ऑप्शन डी स्ट्रिंग। तो आपको वेबसाइट्स के अलग अलग पेजों पर, विभिन्न पेजों पर अगर जाना है तो उसके लिए आपको हाइपरलिंक का प्रयोग करना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स टर्म्ड एज। बग को खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बग को खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एक्सेप्शन कहा जाता है, बग्स हैंडलिंग कहा जाता है, डिबगिंग कहा जाता है या एरर हैंडलिंग कहा जाता है। आपको इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि बग को खोजना खोजना और उसको ठीक करना, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो बग को खोज के ठीक करने की जो प्रक्रिया है उसे डिबगिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। और एक यहां पर आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि जो प्रोग्राम में जब कोई एरर आता है, जब कोई त्रुटि आता है, तो उस एरर को क्या कहा जाता है। तो उस एरर को कहा जाता है बग। ठीक है, प्रोग्राम में जो एरर आता है उसे कहा जाता है बग, और बग को जो ठीक करते हैं ढूंढ के उसे कहा जाता है डिबगिंग। यहां पर आप देखिए, एरर को क्या कहा जाता है, एरर को बग कहा जाता है, और बग को ठीक करने का जो प्रोसेस है उसे डिबगिंग कहा जाता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज एन। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिक प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग है या डेटाबेस प्रोग्राम है। तो इन चार ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो एक ओएस है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बाय यूजिंग व्हाट ए वेब पेज इज फाउंड। वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं। वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं। ऑप्शन ए यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वेब पेज को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है यूआरएल। यूआरएल का प्रयोग करके वेब पेज को सर्च किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, पाइथन वाज डेवलप्ड बाय। पाइथन को किसने विकसित किया है। पाइथन को किसने विकसित किया है। तो यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। आप इन चारों ऑप्शन में अगर देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए ग्विडो वैन रूसम। तो ग्विडो वैन रूसम ने पाइथन को डेवलप किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वेरिएबल असाइनमेंट इन पाइथन। पाइथन में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वेरिएबल असाइनमेंट है। आप वेरिएबल को अगर मेरा पिछला वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा, वेरिएबल कुछ नहीं होता है, बल्कि वेरिएबल बस एक नेम होता है। मान के चलिए मैं यहां पर लिखता हूं x इक्वल टू 10। तो यहां पर x क्या है, वेरिएबल है, और ये 10 क्या है, इसका वैल्यू है। तो वेरिएबल को इस तरह से लिखा जाता है, वेरिएबल को इस तरह से लिखा जाता है। तो आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए इन चार ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही वेरिएबल है। तो यहां पर आप देखेंगे तो मैंने जैसे लिखा है उस तरह से कहां लिखा हुआ है, आप यहां देखिए ऑप्शन नंबर बी में नम इक्वल टू 5। तो यहां पर नम से क्या हो जाएगा, नंबर। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर एक वेरिएबल है और ये 5 जो है ये एक वैल्यू है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए, इन विच SDLC phase और सिस्टम रिक्वायरमेंट टाइपिकली गैदर्ड। SDLC के किस चरण में सिस्टम आवश्यकताओं को आमतौर पर एकत्र किया जाता है। सिस्टम के आवश्यकताओं को, रिक्वायरमेंट को किसमें कलेक्ट किया जाता है।
तो इसका आंसर बहुत आसान है। जो भी एसडीएलसी पढ़े हैं उसको पता होगा कि सिस्टम का जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट को एनालिसिस फेज में कलेक्ट किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। एनालिसिस फेज में सिस्टम रिक्वायरमेंट को कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, द टेक्स्ट इन द अपर मार्जिन ऑफ द पेज इज कॉल्ड। पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहा जाता है? पेज का जो ऊपरी मार्जिन होता है, उसके ऊपरी मार्जिन में जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को हेडर कहा जाता है। हेड में जो होता है उसे हेडर कहा जाता है, और जो पेज के जो बॉटम में होता है, जो टेक्स्ट होता है, उसे फूटर कहा जाता है। फिर से एक बार समझिए, हेडिंग में जो रहेगा, पेज के जो सबसे टॉप में जो टेक्स्ट रहता है उसे हेडर कहा जाता है, और टेक्स्ट पेज के बॉटम में जो टेक्स्ट रहता है उसे फूटर कहा जाता है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका आंसर तो हो गया, पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं? हेडर कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, टॉप में जो रहता है उसे हेडर कहते हैं, और बॉटम में जो रहता है उसे फूटर कहते हैं। बॉटम में जो रहता है उसे फूटर कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसे दोनों को याद रखेंगे, टॉप में हेडर और बॉटम में फूटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिस्ट अवेलेबल इन HTML? What are the types of list available in HTML? HTML में किस प्रकार की सूची उपलब्ध है, किस प्रकार का लिस्ट उपलब्ध है? तो HTML में ये 2 टाइप्स के लिस्ट अवेलेबल हैं। क्या क्या है देखिए, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। HTML में 2 टाइप्स के लिस्ट अवेलेबल हैं। क्या क्या? ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, Which of the following data types is immutable in Python? यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पूछा गया है कि पाइथन में कौन सा डेटा टाइप जो है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल है, ठीक है। तो यहां पर इम्यूटेबल मतलब अपरिवर्तनीय, जो चेंज नहीं हो सकता है। यहां पर देखिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है लिस्ट, बी डिक्शनरी, सी सेट और डी टपल। तो टपल जो है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है, ये चेंजेबल नहीं है, ये चेंज नहीं होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, HTML इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज? HTML किस प्रकार का भाषा है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और नेटवर्क प्रोटोकॉल है। तो ये क्या है? तो ये HTML जो है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। HTML किस प्रकार का भाषा है? तो HTML मार्कअप लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टार्ट ए फंक्शन इन पाइथन? स्टार्ट ए फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में फंक्शन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पाइथन में फंक्शन स्टार्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फंक्शन, ऑप्शन बी फंस, ऑप्शन सी डेफ, ऑप्शन डी लैम्डा। तो यहां पर आंसर होगा DEF डेफ। पाइथन में फंक्शन स्टार्ट करने के लिए डेफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउजर? यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है। ब्राउजर है नहीं, ब्राउजर नहीं है। तो यहां आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है गूगल। गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है, गूगल ब्राउजर नहीं है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। यहां पर आप 3 ऑप्शन और देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा और मोजिला। ये तीनों जो ऑप्शन है ये ब्राउजर हैं। ये तीनों ब्राउजर हैं, लेकिन गूगल जो है गूगल ब्राउजर नहीं है, बल्कि गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि वेब पेज स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स? वेब पेज निम्नलिखित में से किस टैग से शुरू होता है? वेब पेज किस टैग से शुरू होता है? जो भी HTML का पढ़ाई किए हैं आप लोग को पता होगा, वेब पेज जो है वो HTML टैग से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? HTML टैग से शुरू भी होता है और एंड भी जो है वो HTML टैग से ही होता है। जो भी HTML का अध्ययन किए हैं उसको इसका जानकारी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा कि वेब पेज जो है वो किस टैग से शुरू होता है? तो वेब पेज हमारा HTML टैग से स्टार्ट होता है।
अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 बाइट इज फॉर्म्ड बाय, एक बाइट बराबर क्या होता है, 2 बिट्स, 6 बिट्स, 4 बिट्स और 8 बिट्स। तो कितना होगा, एक बाइट में कितना बिट होता है, तो एक बाइट में 8 बिट होता है, 8 बिट्स। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे कि एक बाइट में 8 बिट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द वाटरफॉल मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वाटरफॉल मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वाटरफॉल मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहां पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, टू हैंडल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स विथ इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाइथन इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज, पाइथन किस तरह का लैंग्वेज है। आप जो भी पाइथन पढ़े हैं आप लोगों को पता होगा, पाइथन जो है, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन किस तरह का लैंग्वेज है, पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन फिर भी आप इन चारों ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन ए में है हाई लेवल, बी लो लेवल, सी बोथ ए एंड बी, हाई लेवल और लो लेवल दोनों है, या डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा कि पाइथन जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल फॉर एडिंग ए बैकग्राउंड कलर। एचटीएमएल में बैकग्राउंड कलर ऐड करने के लिए आप कौन सा टैग का यूज करेंगे, तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी को देखिए। आपको अगर एचटीएमएल वेब पेज में अगर बैकग्राउंड कलर लगाना है तो आपको बॉडी बीजी कलर का उपयोग करना है। यहां पर मैंने बॉडी बीजी कलर में येलो लिया हुआ है। आपको बैकग्राउंड में जो कलर डालना है आप अपने से कलर चूज कर सकते हैं। तो यहां पर 25 का ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच मॉडल इज बेस्ट सुइटेड फॉर प्रोजेक्ट्स विथ अनक्लियर एंड चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। अस्पष्ट और बदलती आवश्यकताओं वाली परियोजनाओं के लिए कौन सा मॉडल सबसे उपयुक्त है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा एजाइल। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल एम्फेसाइज रिस्क एनालिसिस। कौन सा सॉफ्टवेयर विकास मॉडल जोखिम विश्लेषण पर जोर देता है, जोखिम विश्लेषण पर जोर देता है। ये जो सॉफ्टवेयर मॉडल है इसमें कौन सा मॉडल जो है वो जोखिम विश्लेषण पर जोर देता है, रिस्क एनालिसिस पर, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा स्पाइरल। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू यूज ए व्हाट डू यू यूज टू स्टार्ट ए कमेंट इन पाइथन। पाइथन में कमेंट शुरू करने के लिए, पाइथन में कमेंट शुरू करने के लिए किसका उपयोग होता है। यहां पर 4 सिंबल दिए गए हैं। देखिए ये एक सिंबल है, ये और ये, इन चारों सिंबल में आपको ये सिलेक्ट करना है कि पाइथन में आपको कमेंट शुरू करना है तो उसके लिए आप किस सिंबल का प्रयोग करेंगे। तो पाइथन में कमेंट स्टार्ट करने के लिए हैश सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथन टपल। इनमें से पाइथन टपल कौन सा है। अगर आपको पाइथन टपल के बारे में पता होगा तो पाइथन टपल में ये जो राउंड ब्रैकेट है, जिसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, इसका यूज होता है। पाइथन में आपको कहीं पर भी इस तरह का राउंड ब्रैकेट दिखे और उसके अंदर कोई भी डेटा दिखे तो आपको ये समझना है कि ये टपल है। तो यहां पर इन 4 ऑप्शन में राउंड ब्रैकेट का प्रयोग कहां हुआ है, आप यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे तो यहां पर राउंड ब्रैकेट का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाइथन टपल में राउंड ब्रैकेट का प्रयोग होता है। और लिस्ट में अगर पूछा जाए तो लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग होता है। लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग होगा और टपल में ये स्मॉलेस्ट ब्रैकेट जो है ये राउंड ब्रैकेट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या है, जो पाइथन पढ़ाई किए हैं उनको पता होगा। पाइथन फाइल का जो एक्सटेंशन है वो .py होता है। आप इसका ऑप्शन भी देख लीजिए। पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो पाइथन फाइल का एक्सटेंशन देखिए ऑप्शन ए में लिखा है
डॉट पी, बी में है डॉट पी वाई, सी में है डॉट पाइथन और डी में है नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पाइथन फाइल का जो एक्सटेंशन है वो डॉट पी वाई होता है, डॉट पी वाई होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र में पहला कदम क्या है? सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र में पहला कदम क्या है? ऑप्शन ए में है सिस्टम डिजाइन, बी कोडिंग, सी सिस्टम टेस्टिंग और डी में है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। सिस्टम डिजाइन, कोडिंग और सिस्टम टेस्टिंग जो है वो बाद में होता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट डज द लेन फंक्शन डू इन पाइथन? पाइथन में ये लेन फंक्शन, पाइथन में ये लेन फंक्शन क्या करता है? आप इसका ऑप्शन देखिए, पाइथन में लेन फंक्शन क्या करता है? ऑप्शन ए में है फाइंड्स द लेंथ ऑफ ए स्टार्टिंग, सॉरी, फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करता है। ऑप्शन बी है फाइंड्स द मैक्सिमम वैल्यू, सी में है रिटर्न्स द टाइप ऑफ वेरिएबल और डी में है कन्वर्ट्स ए स्ट्रिंग टू ए लिस्ट। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइंड्स द लिस्ट ऑफ ए स्ट्रिंग। ऑप्शन नंबर ए, फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। अब आप क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा जा रहा है देखिए, विच पाइथन कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू क्लास? पाइथन में नया क्लास बनाने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो पाइथन में नया क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। पाइथन में नया क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पाइथन ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशिएशन? पाइथन में घातांक के लिए, पाइथन में घातांक के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं देखिए, इन चारों सिंबल को आप देखिए और आपको ये आंसर करना है कि घातांक के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग होता है। तो घातांक के लिए अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, डबल स्टार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज टू एड एन आइटम टू द एंड ऑफ ए लिस्ट इन पाइथन? पाइथन में लिस्ट के अंत में एक आइटम जोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो पाइथन में लिस्ट के एंड में एक आइटम जोड़ने के लिए अपेंड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, which of the following is involved in the system planning and designing phase of the software development life cycle? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सिस्टम प्लानिंग और डिजाइनिंग फेज में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? यहाँ पर ऑप्शन ए में है साइजिंग, बी में है पैरेलल रन, सी में है स्पेसिफिकेशन फ्रीज और डी में है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों साइजिंग, पैरेलल रन और स्पेसिफिकेशन फ्रीज, ये तीनों चीज जो है वो सिस्टम प्लानिंग और डिजाइनिंग फेज के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल? निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है? यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए एफटीपी, ऑप्शन बी टीसीपी आईपी, ऑप्शन सी ईएफटी, ऑप्शन डी ईडीआई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीसीपी आईपी जो है वो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। निम्नलिखित विकल्पों में से वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर को पहचाने, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर को आइडेंटिफाई कीजिए। कौन सा वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है? अपाचे वेब सर्वर है, एमएस वर्ड है, एचटीएमएल है या मोजिला फायरफॉक्स है? तो वेब ब्राउजर जो है यहाँ पर इन फोर ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी जो है मोजिला फायरफॉक्स, ये जो है ये एक वेब ब्राउजर है। अब हम लोग नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अब लास्ट स्टेज में है हम लोग।
क्या है देखिए, यहां पर आप देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज यूज टू क्रिएट एन इम्पिटी सेट इन पाइथन। पाइथन में इम्पिटी सेट का प्रयोग करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? पाइथन में इम्पिटी सेट के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? तो यहां पर इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, सेट। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रोग्राम है, बी टेस्ट है, सी एआई है और या डी आईओटी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पर हमारे जो टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। आपको स्टूडेंट्स फिर से मैं एक सलाह देना चाहूंगा, अगर आप अभी तक आईटी का कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप इस वीडियो को एक बार नहीं बार बार देखिए, आप इस वीडियो को देखते रहिए। आपको ये वीडियो जो है 90% क्वेश्चन आपको यहाँ से दिला के रहेगा। 90% क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं, भिड़ने वाले हैं। आप बस इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए। आपको इस वीडियो में कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस आप इस वीडियो को देखिए, आपका दिमाग में ये क्वेश्चन छप जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को टॉप 40 फुल फॉर्म्स कराने वाला हूं और ये फुल फॉर्म आपको नंबर दिलाने वाले हैं। मैं आप लोगों को एक जानकारी बता देना चाहूंगा कि आईटीज के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन जो है फुल फॉर्म से हर बार पूछे जाते हैं, हर साल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 से 4 फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 फुल फॉर्म आपके क्वेश्चन में छपेंगे। तो मैं यहाँ पर जो टॉप 40 जो फुल फॉर्म्स कराऊंगा, इन टॉप 40 से मैं ये दावा करता हूं कि फुल फॉर्म से जो क्वेश्चन 3 या 4 पूछे जाएंगे वो इन 40 फुल फॉर्म्स से बाहर नहीं आएंगे। आप इन सभी फुल फॉर्म्स को ध्यान से अच्छे से देखना। मैं सारे फुल फॉर्म को एक एक करके बोलता जाऊंगा, आपको बस देखना है, कुछ नहीं करना है आपको। ना तो इसका नोट्स करना है, ना कॉपी में उतारना है, कुछ नहीं करना है, बस आप देखते जाइए, आपका उसी में याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी फुल फॉर्म्स को करते हैं। पहला देखिए, पहला है HTML। HTML का फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है, आप HTML पर ध्यान देंगे। HTML जो है, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर में HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है HTTPS। HTTPS में यहाँ पर सिक्योर ऐड हो जाएगा। HTTP में हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS में यहाँ पर सिक्योर ऐड हो जाएगा, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाएगा। नेक्स्ट है USB। USB का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर DFD का होता है डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम। और SRS का होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। फिर से हम लोग एक बार देखते हैं। HTML का हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, DFD डेटा फ्लो डायग्राम, SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। स्टूडेंट्स मैं फिर से बता रहा हूं, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, आप बस वीडियो को देखते जाइए, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है URL। नेक्स्ट है URL। URL का क्या होगा देखिए, URL का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL बहुत इंपॉर्टेंट है। URL का क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। www का होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OTP वन टाइम पासवर्ड। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और TCP का क्या होगा? TCP का हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर से देखिए आप लोग इसको, URL का क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। www वर्ल्ड वाइड वेब। SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OTP वन टाइम पासवर्ड। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आईडीएलई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, लेन लोकल एरिया नेटवर्क, वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, और एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर से एक बार देखिए, आईडीएलई का क्या होगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, लेन लोकल एरिया नेटवर्क, वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखिए, एसएमपीएस, एसएमपीएस का क्या होता है, एसएमपीएस का होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, रेम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, एसरैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रेम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और एसरैम का हो जाएगा स्टैटिक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीडी रोम, रोम का पता है रीड ओनली मेमोरी, सीडी का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। आप फिर से इसको देखिए, रिवाइज हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। एसएमटीपी, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर, सॉरी एसएमपीएस, एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, रेम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, एसरैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। यहाँ पर 27 हो चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। एचडीडी, एचडीडी का क्या होता है, एचडीडी का होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी का होगा एसएसडी, एसएसडी का होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, और एचडीडी का हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट देखिए, आईटीआईटीज बहुत बार पूछा गया है, हमारा सब्जेक्ट ही है आईटीआईटीज। आईटीआईटीज का होता है, आईटी का होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आईटीज का होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। देखिए आईटीज का क्या हो जाएगा, आईटीज का होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। आईटी का सबको पता होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन आईटीज का नहीं पता होता है, तो आईटीज का हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज याद कर लेंगे आप लोग। सीपीयू का हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को मैं इसलिए इसका फुल फॉर्म लेकर आया हूं क्योंकि सीपीयू का क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट जो है इसको गलत करते हैं। सीपीयू का जब भी फुल फॉर्म पूछा जाता है वहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, और एक ऑप्शन रहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता है, बल्कि उसका क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप इसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सीपीयू में सी का क्या हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी का क्या होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक्सएमएल, एक्सएमएल का होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मोडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और आरडीबीएमएस में ये रिलेशनल जुड़ जाता है, रिलेशनल। डीबीएमएस में होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और आरडीबीएमएस में ये रिलेशनल जुड़ जाता है, आरडीबीएमएस में रिलेशनल जुड़ जाता है। आप फिर से इसको एक बार देखिए। आईटीआईटीज, आईटीआईटीज का हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मोडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। आप इसको एकदम बहुत ध्यान से देखेंगे, मोडेम का बहुत बार पूछा गया है। मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एसक्यूएल। एसक्यूएल का हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, डीरेम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको पता है रेम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो डी यहां लगा हुआ है तो डी का हो जाएगा डायनेमिक। एक होता है एस रेम, एस रेम जो हम लोग इससे पीछे क्वेश्चन देखे
कि एस रेम रेम का क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस का होता है स्टैटिक और डी का होता है डायनेमिक। यहाँ पर एक है बीसीसी, बीसीसी का हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप लोग एक बार फिर से देखिए क्या क्या है। एसक्यूएल, एसक्यूएल का होगा स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, डीरेम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहां पर हमारे जो 40 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट हो गए, और ये 40 जो है फुल फॉर्म ये भी कंप्लीट हो गए। आप इन दोनों को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है, आप वीडियो को बार बार देखिए, यहां से क्वेश्चन छपने की गारंटी मैं देता हूं। 90% क्वेश्चन आपको इस वीडियो क्लास से देखने को मिलेंगे। आप जब एग्जाम लिख कर आएंगे तो जरूर आपको लगेगा कि सर सही बोले थे कि क्वेश्चन इस वीडियो से भिड़ेगा। आप ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आपको ये जो वीडियो क्लास मैंने अभी कराया, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कोई शुल्क नहीं चाहिए। पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप बस टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाइए, वहां पर आईटी स्कूल रांची लिखिए। जो यूट्यूब चैनल का जो नाम है आईटी स्कूल रांची, वो सेम नाम टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। आप टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाइए, वहां पर आईटी स्कूल रांची लिखिए, और आईटी स्कूल रांची जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर जाइए, आप उसको ज्वाइन कर जाइए, ठीक है। आप उसको जैसे ही ज्वाइन करेंगे वहां आपको ये नोट्स देखने को मिलेंगे। आप इस नोट्स को डाउनलोड करना है तो कर सकते हैं, और नहीं तो आप वीडियो को बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए, आपको याद हो जाएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन छपेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाना समझाना अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। एक लाइक करने में क्या जाता है, आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए कि सर वीडियो अच्छा लगा, सर हमको ऐसे वीडियो और चाहिए, ऐसे वीडियो किस तरह के वीडियो चाहिए, कुछ भी लाइक कमेंट करने में क्या दिक्कत है। लाइक और कमेंट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, नहीं लगा मत कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप हमारा वीडियो देखते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगता है। तो उसके फीडबैक से हमें भी पता चलेगा कि वीडियो किस तरह के हमें बनाने हैं। और आप अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि वीडियो और कैसे आने चाहिए, कैसे लेके आने चाहिए। आप लोग का एग्जाम भी बहुत नजदीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप वीडियो को देखते हैं और ना तो लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। ये चारों काम आपको करना है वीडियो को देखने के बाद। और अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लगता है तो आप वीडियो इग्नोर कीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं। आप सभी को धन्यवाद।